नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं और अध्याय का नाम है शिक्षा के उद्देश्य। दोस्तों, शिक्षा के उद्देश्य का जो अर्थ है, उसकी परिभाषा है, उसको समझने के लिए एक बात दिमाग में आपको रखनी है कि जो मनुष्य है वो सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, मनुष्य एक प्रगतिशील प्राणी है। ऐसी बातें कही जाती हैं, जहाँ पर जैसी ज़रूरत होती है उस अर्थ में उसको हम प्रयोग कर लेते हैं। प्रायः जो मूल बात है उसमें यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो मनुष्य क्या है? प्रगतिशील प्राणी है। वो सदैव आगे बढ़ना चाहता है, ऊंचा उठना चाहता है। वह अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त करना चाहता है उसकी आदर्श स्थिति को उद्देश्य कहते हैं। और इस आदर्श स्थिति को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। क्यों? क्योंकि उद्देश्य जो शब्द है उसका मतलब ही यही है। उद्देश्य शब्द का शाब्दिक अर्थ भी यही है। क्या अर्थ है? जो उद्देश्य शब्द है ये दो शब्दों से बना है, उत और दिश। उत का मतलब होता है ऊपर को, ऊपर की ओर। उत का मतलब है ऊपर की ओर, और दिश का मतलब है दिशा दिखाना। तो उद्देश्य का मतलब ही है कि ऊपर की ओर दिशा दिखाना, अर्थात उच्च दिशा का संकेत। तो और उच्च दिशा एक आदर्श स्थिति की द्योतक होती है। जो उच्च दिशा है ये आदर्श स्थिति की द्योतक होती है, उसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता। शिक्षा के क्षेत्र में भी उसका यही अर्थ होता है, वह किसी उच्च दिशा अर्थात स्थिति की ओर संकेत करता है, की ओर संकेत करता है। ऐसी आदर्श स्थिति जिसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता, यदि हम इसे परिभाषा में बांधना चाहें तो इस प्रकार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कि शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसा कथन होता है जो व्यक्ति में वांछित परिवर्तन की आदर्श स्थिति की ओर संकेत करता है। ऐसी आदर्श स्थिति जिसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता, ऐसे हम इसको कह सकते हैं। वैसे शिक्षा के उद्देश्य बहुत कुछ बताए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए, अगर हम जो ये पढ़ रहे हैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा दें, तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है मनुष्य को मानव बनाना। ये जो बात हम कह रहे हैं मनुष्य को मानव बनाना, इस पर विशेष रूप से विचार करने की ज़रूरत है। और अगर आप शांत ढंग से विचार करेंगे तो जरूर इस उत्तर तक पहुंचेंगे। प्रायः आपने देखा होगा कि उद्देश्य और लक्ष्य ये दोनों शब्द एक जगह पर प्रयोग कर दिए जाते हैं, या यूं कहें कि उद्देश्य और लक्ष्य शब्द पर्यायवाची है, लेकिन वास्तव में उद्देश्य शब्द व्यापक शब्द है और लक्ष्य शब्द संकुचित है। दूसरे शब्दों में कहें कि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने पड़ते हैं। जैसे किसी को आचरण की सभ्यता अपने अंदर लानी है तो ये हो गया उद्देश्य, लेकिन आचरण की सभ्यता लाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने पड़ेंगे। जैसे सच बोलना, परोपकार करना, मदद करना, ईमानदारी से चलना, कानून का पालन करना, सम्मान करना, कोई गलत बात न कहना, ऐसी बात न कहना जो आपको अच्छी न लगती हो। तो इसी तरीके के आप सोच सकते हो कि इन चीज़ों को एक जगह जब एकत्रित हो के अगर कोई बात कही जाए तो वो हो गया उद्देश्य। और जो इनको प्राप्त करने के लिए हम लक्ष्य रखते हैं छोटे छोटे, प्राप्त करने के लिए जो छोटे छोटे हम अपने लक्ष्य रखते हैं उसे ही लक्ष्य कहते हैं।
दूसरे शब्दों में समझें, जैसे शरीर है आपका, तो शरीर हो गया उद्देश्य, और इसका हाथ है, पैर है, पेट है, ये हो गया लक्ष्य। आइए अब हम लोग शिक्षा के जो निश्चित उद्देश्य हैं उसकी आवश्यकता समझते हैं। आखिर क्या आवश्यकता है उद्देश्यों की। शिक्षा मनुष्य के जीवन पर्यंत चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा कोई समाज अपने सदस्यों को अपनी पूर्व संचित सभ्यता और संस्कृत से परिचित कराता है और उन्हें इस योग्य बनाता है कि वे अपनी सभ्यता एवं संस्कृति में निरंतर विकास कर सकें। अब यदि उस समाज के सामने इसकी स्पष्ट तस्वीर नहीं है कि उसे अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाना है और क्या नहीं, तो उसकी शिक्षा सुचारू रूप से नहीं चल सकती। औपचारिक शिक्षा का विधान तो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट उद्देश्यों के अभाव में इस शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। निरुद्देश्य शिक्षा अपने में अर्थहीन होती है। अगर ऐसी शिक्षा है जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं है और ऐसे ही चलाई जा रही है तो वो अर्थहीन होती है। और वैसे भी कहा जाता है कि बाट चलने के पूर्व बटोही बाट की पहचान कर ले। तो शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों की आवश्यकता निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होती है। पहला क्या है? औपचारिक शिक्षा का विधान। प्रत्येक समाज का मनुष्य जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण रखता है, यहाँ पर होता है लिखा है लेकिन रखता है लगा लीजिए, और इस आधार पर वह मनुष्य जीवन के कुछ उद्देश्य निश्चित करता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह शिक्षा का विधान करता है। कहना न होगा कि यदि किसी समाज को मानव जीवन के उद्देश्य स्पष्ट नहीं है और वह उन्हें शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में प्रकट नहीं करता तो वह औपचारिक शिक्षा का विधान नहीं कर सकता। इसके बाद में दूसरी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि पाठ चर्चा और शिक्षण विधियों का विधान होना चाहिए। विधान के लिए आवश्यक है शिक्षा प्रक्रिया का सुचारू रूप से संचालन हो। शिक्षा प्रक्रिया का सुचारू रूप से संचालन हो, इसके लिए भी शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है। इसमें हम ये समझ सकते हैं कि उद्देश्य स्पष्ट होने से सीखने और सिखाने वालों का मार्ग निश्चित होता है। सीखने वाले माने शिक्षार्थी को ये पता रहता है कि उसे क्या सीखना है, और सिखाने वाले अर्थात शिक्षक को ये पता रहता है कि उसे क्या सिखाना है। तो क्यों सिखाना है और कैसे सिखाना है, उसे क्या सिखाना है, क्यों सिखाना है और कैसे सिखाना है। इस प्रकार शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट होने से शिक्षा की प्रक्रिया बड़े सही ढंग से चलती है। इसलिए शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने की आवश्यकता होती है। अगले पॉइंट में हम कह सकते हैं कि उत्साह में वृद्धि के लिए भी जरूरी है और समय और शक्ति के सदुपयोग के लिए भी। एक बात ये भी कही जाती है, इसमें ये चीज़ नहीं लिखी है, पहले इसमें जो लिखी है उसको हम देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जब शिक्षक और शिक्षार्थियों को शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट होते हैं तो वे यह जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है और शिक्षा की प्रक्रिया एक व्यवस्थित ढंग से निर्दिष्ट लक्ष्यों की ओर बढ़ती है। इससे समय और शक्ति दोनों का सदुपयोग होता है। स्पष्ट उद्देश्यों के अभाव में ये संभव नहीं है। हम पॉइंट ये आपको समझा रहे थे कि इससे समय और शक्ति दोनों का सदुपयोग होता है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है, जिसने पढ़ा नहीं है, तो क्या होगा, जब वो एकांत में है, एकांत में उसका समय नहीं कटेगा और ना एकांत में वो अपने समय का सदुपयोग कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो पढ़ा ही नहीं है तो एकांत में उसको अपने जीवन की पीछे में जो व्यतीत कर चुका है उन समय को याद करके हो सकता है निराशा में जिए, या हो सकता है कि विचलित हो जाए, चिंता हो जाए उसकी।
चिंता दिमाग में बैठ जाए, लेकिन अगर पढ़ता लिखता है तो कुछ न कुछ वो पढ़ेगा, अपने समय का सदुपयोग करेगा, सदैव जीवन में कुछ न कुछ सीखता रहेगा और समय भी सही ढंग से कटेगा, व्यतीत होगा, लड़ाई झंझट नहीं होंगे। एक कोई भी चीज़ है, अगर एक अच्छी चीज़ आपके अंदर आती है तो उससे कई सारी अच्छी अच्छी चीज़ें या अच्छे गुण आने लगते हैं। और अगर आपके अंदर एक बुराई आ गई तो बहुत सारी बुराइयां अपने आप आती है। आप ऐसे मान के चलिए कि कोई अच्छा व्यक्ति है, जैसे कोई नेता चलता है तो जब आता है तो अकेले नहीं आएगा। ऐसे ही अगर कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति है, बहुत विशेष अपराधी है, तो उसके भी साथ कई लोग होंगे, साथी सबके होते हैं। तो अगर आपके अंदर ईमानदारी आ गई तो ऐसा नहीं कि ईमानदारी ही रहेगी, सच बोलना भी आ जाएगा, परोपकार भी धीरे धीरे आ जाएगा, 4-6 गुण आपके अंदर आ जाएंगे। और अगर एक अवगुण आ गया, जैसे जुआ खेलने लगे तो झूठ भी बोलने लगेंगे, अन्य अपराध करने लगेंगे। तो इस बात को हम ऐसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि समय और शक्ति का सदुपयोग होता है। किससे? शिक्षा से। इसके बाद में हम देखते हैं शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण के आधार। तो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनके निर्माण का आधार यही है कि कोई भी समाज हो, उस समाज में शिक्षा के उद्देश्य उसके जीवन दर्शन पर आधारित होते हैं, जो उसके जीवन के दर्शन है। इसके साथ साथ वे समाज विशेष की संरचना, उसकी सभ्यता एवं संस्कृति तथा उसकी राजनैतिक एवं आर्थिक स्थिति पर भी आधारित होते हैं। जैसे आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि शिक्षा का दार्शनिक संप्रत्यय क्या है, राजनैतिक संप्रत्यय क्या है, समाजशास्त्री संप्रत्यय क्या है, आर्थिक संप्रत्यय, वैज्ञानिक संप्रत्यय। तो यही सब उसके आधार होते हैं। शिक्षा के जो उद्देश्य बनते हैं उसके निर्माण के आधार में दर्शन होता है, मनोविज्ञान होता है, समाजशास्त्र होता है, वैज्ञानिकता होती है, आर्थिक फैक्टर भी होता है। तो इन सब चीज़ों को केंद्र में रख करके, ध्यान में रख करके शिक्षा के उद्देश्य का आधार बनाया जाता है। माफ कीजिएगा, इन सब चीज़ों को शिक्षा के उद्देश्य का आधार बनाया जाता है। उन्हीं के आधार पर शिक्षा के उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं। दोस्तों, एक बात और कही जाती है कि शिक्षा के जो अपने में कोई उद्देश्य नहीं होते, किसी समाज के जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो समाज अपने अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बनाता है। और चूंकि भिन्न भिन्न समाजों के उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं, जो भारतीय समाज है वो हमने क्या बताया, वो बिल्कुल शांत प्रकृति का मानव बनाना चाहता है, वो लड़ाई झंझट में नहीं फंसना चाहता है। तो इसलिए उसके जो मूल्य तत्व हैं, उसकी नैतिकता है, वो अलग प्रकार के होंगे। और जो दूसरा समाज कोई ऐसा है जो दूसरे उसके मान्यताएं हैं, तो उसके जो उद्देश्य होंगे वो अलग होंगे। कुछ नहीं, अपने बगल में आप अफगानिस्तान को देख लीजिए, तो वहाँ पर शिक्षा के उद्देश्य क्या है? लड़कियों को शिक्षा ग्रहण नहीं करने देते हैं, अगर करती हैं तो पूरा शरीर उससे कपड़े से ढका होना चाहिए। तो ये सब चीज़ किस पर निर्भर करती है? समाज पर। जैसा जो समाज होगा, अपने समाज के अनुरूप जो उसको अच्छा लगेगा उसके अनुरूप वो शिक्षा के उद्देश्यों को निश्चित करता है। इसलिए उनकी शिक्षा के उद्देश्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। इतना ही नहीं, अपितु ये देश काल के साथ साथ बदलते रहते हैं। अभी जैसे समझाया कि भारत और अफगानिस्तान के संदर्भ में साफ जाहिर है कि इन्हें सीमा में नहीं बांधा जा सकता। क्यों सीमा में नहीं बांधा जा सकता? कि भारत के लिए शिक्षा के उद्देश्य अलग होंगे, अफगानिस्तान के लिए अलग होंगे, तुर्की के लिए अलग होंगे। जैसा जिसका समाज उसके अनुरूप उसकी शिक्षाओं के उद्देश्य होंगे। तभी इन सब की अलग अलग व्याख्या भी नहीं
तब इन सबकी अलग अलग व्याख्या भी नहीं की जा सकती। हाँ, उन्हें कुछ सामान्य शीर्षकों में अवश्य संजोया पिरोया जा सकता है और उसी के अनुरूप जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो पहला है शारीरिक विकास का उद्देश्य। जो शिक्षा है उसका सबसे पहला ये है कि शारीरिक विकास हो। और कहा भी जाता है कि प्रथम सुख निरोगी काया। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो ये पहला सुख है। क्यों? एक इंटर में कक्षा 12 में अंग्रेजी में पाठ था, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। स्वास्थ्य, सफलता और सत्य का मंत्र या रहस्य। अगर आपको सफल होना है तो सफल होने के लिए पहली शर्त है कि स्वास्थ्य अच्छा हो। सबसे नंबर एक चीज़ है, स्वास्थ्य जब अच्छा होगा तो कोई भी काम कर रहे हो आप, चाहे आप पढ़ाई लिखाई करें, चाहे खेती करें, चाहे उद्योग धंधा करें, कुछ भी करें, तभी सफल होंगे। और जब सफल होंगे तभी आपको शक्ति मिलेगी, पावर मिलेगी, शारीरिक भी पावर। और उसके साथ में हम वो कह सकते हैं कि कुछ लोग जैसे पद पर पहुंच के पावर प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो पावर कैसे मिलेगी? जब आप सफल होंगे। उस सफलता किस पर निर्भर है? स्वास्थ्य पर। तो पहली चीज, अब उद्देश्य भले अपने हिसाब से लोग जरूरतों के अनुसार से कोई हो सकता है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नौकरी करना समझ ले, लेकिन मुख्य जो उद्देश्य होता है पहले नंबर पर और प्रथम वरीयता होनी चाहिए, वो है शारीरिक विकास। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद में शिक्षा के जो मुख्य उद्देश्य हैं, दूसरा उद्देश्य होता है, उसमें आप कह सकते हैं मानसिक विकास। पहला तो शारीरिक विकास हो गया, माने शरीर का जो आप देख रहे हैं हार्डवेयर का विकास हो। और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर का विकास, जो मानसिक आपकी स्थिति है, मानसिक क्षमता है, उसका विकास हो। आइए हम आगे थोड़ा देखते हैं। दूसरे उद्देश्य पर हम लोगों ने चर्चा की है अभी, और आप समझ भी रहे होंगे कि मानसिक विकास का उद्देश्य हो। तीसरा होता है सामाजिक विकास। माने सीधे उद्देश्य समझ लीजिए कि पहले नंबर पर अपने को देखना है। हम ये नहीं कह रहे कि स्वार्थी बनो, लेकिन पहले अपने शरीर का विकास करो, शरीर का विकास, फिर विचारों का विकास। और जब आपका विकास हो गया, शरीर का विकास हो गया, आपके विचारों में विकास हो गया, तो समाज तो अपने आप सुधर जाएगा। तो तीसरा इसमें जो पॉइंट आता है वो है कि सामाजिक विकास का उद्देश्य। अगला आता है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। हम फिर एक बार ये कह रहे हैं कि जो पॉइंट बता रहे हैं, पॉइंट का मतलब ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि अचानक कोई भी लिख दो, एक दूसरे पर निर्भर हैं क्रम से। चौथा आता है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। कैसे? जब आपका सामाजिक विकास हो गया, पीछे जो हमने पॉइंट देखा था, तो सामाजिक विकास होने पर आप सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु होंगे, सभी संस्कृतियों के प्रति सहिष्णु होंगे, सभी लोगों के प्रति सहिष्णु होंगे। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि आप सभी संस्कृतियों का, सभी धर्मों का दर्शन जो है, खान पान है, रीति रिवाज है, उनका सम्मान करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये जो शिक्षा है उसका ये भी उद्देश्य होता है कि जो सांस्कृतिक विकास है, संस्कृत जो है उसमें थोड़ा सा विकास हो। क्यों? क्योंकि कुछ संस्कृत का ऐसा हिस्सा रहा है जो जिसको हम खराब भी कह सकते हैं, तो समय के अनुसार उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है और उसकी जगह पर दूसरे रीति रिवाजों या जो भी आवश्यक तत्व हैं उनको रिप्लेस किया गया है। इसके बाद में जो अगला इसका उद्देश्य होता है वह है नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य। बच्चों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। और बच्चे जो होते हैं ये कोरे कागज के समान होते हैं, सफ़ेद कागज के समान होते हैं, जिन पर जैसा लिख दो, अगर अच्छा बनाना चाहो तो अच्छा बना दो, खराब बनाना चाहो तो खराब बना दो। तो शिक्षा के उद्देश्यों में एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना होता है।
दोस्तों यहाँ पर हम ये बात बताना चाहेंगे कि नैतिकता और जो चरित्र है ये दोनों अभिन्न होते हैं। इनको अलग अलग करके देखना शायद उतना सही नहीं है। देखा जाता है अलग करके, लेकिन ये एक दूसरे पर निर्भर है। कैसे निर्भर है कि कोई व्यक्ति नैतिक है और उसको कोई कहे कि वो चरित्रवान नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, या उसका चरित्र ठीक नहीं है। या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका चरित्र उत्तम है और कोई कहे कि वो नैतिक नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। नैतिक होगा तो चारित्रिक होगा या चरित्रवान होगा, और जो चरित्रवान है तो नैतिक होगा। लेकिन फिर भी जो भिन्न भिन्न अनुशासनों में नैतिकता और चरित्र की भिन्न भिन्न रूप से व्याख्या की गई है। मानव शास्त्री जो हैं वो समाज सम्मत आचरण को नैतिकता एवं चरित्र के रूप में लेते हैं, और मनोवैज्ञानिक जो हैं वो चरित्र को अच्छी आदतों के पुंज अथवा दृढ़ इच्छा के शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। अध्यात्म शास्त्री इंद्रिय निग्रह और धर्म सम्मत आचरण को ही नैतिकता एवं चरित्र मानते हैं। तो और लेकिन जो समाज है, समाज में माफ कीजिए, साहित्य में समाज द्वारा नियमों के पालन को नैतिकता और मनुष्य के आचार विचार को चरित्र के रूप में लिया गया है। वहाँ नैतिकता का पालन न करने वाले का भी अपना चरित्र होता है। उसमें डाकू का भी अपना चरित्र होता है। ये दूसरी बात है कि उसका चरित्र अच्छा होता है अथवा बुरा। तो पीछे भी एक बार बताया है कि हर व्यक्ति अपने तरीके से अपने काम की चीज निकालता है। तो जो मानव शास्त्री हो अपने तरीके से नैतिकता और चरित्र को बताते हैं, मनोवैज्ञानिक अपने तरीके से, अध्यात्म शास्त्री अपने तरीके से। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आज जब हम नैतिक एवं चारित्रिक विकास की बात करते हैं तो हमारा आशय बच्चों को अपने समाज द्वारा निश्चित आचार विचार संबंधी नियमों का दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पालन करने की ओर प्रवृत्त करने से होता है। हम सोचते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो समाज द्वारा जो आचार विचार निश्चित किए गए हैं उनके नियमों के प्रति दृढ़ शक्ति रखें, दृढ़ इच्छा शक्ति रखें और उनका पालन भी करें। इससे हम नैतिकता और चारित्रिक विकास को जोड़ते हैं। और आचार विचार तो समाज की अपनी भौगोलिक स्थिति, दार्शनिक विचारधारा, सामाजिक संरचना, राज्यतंत्र, अर्थतंत्र, वैज्ञानिक प्रगति और उसकी भौतिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियों पर निर्भर करते हैं। कुल मिलाकर मोटा मोटा आप समझ चुके हैं कि नैतिक एवं चारित्रिक विकास का जो उद्देश्य है ये क्या होता है। शिक्षा का उद्देश्य का एक ये महत्वपूर्ण अंग है। अगला उद्देश्य है व्यावसायिक विकास का उद्देश्य। छठा जो उद्देश्य है व्यावसायिक विकास का उद्देश्य। व्यावसायिक विकास का उद्देश्य इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल के इस समय में जीविकोपार्जन के लिए जो व्यावसायिक विकास है ये बहुत ही जरूरी है। काफ़ी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, लेकिन आप सामान्यतः ये समझिए कि आज का समय इतना महंगाई का समय है कि अगर कोई सोचे कि हम व्यवसाय न करें, कोई काम धंधा न करें, तो क्या अपनी वो रोजी रोटी चला सकता है? तो उत्तर होगा नहीं। दूसरी चीज़ ये भी चीज़ है कि दूसरे को जब प्रतियोगिता चल रही तो प्रतियोगिता में या तो आप मुकाबला करें और या फिर हार मान के आप बैठ जाएं। तो विश्व इस तेजी से आगे बढ़ रहा है कि उसमें अगर हम बैठ जाते हैं, संतोषी प्रकृति के बन जाएंगे, तो फिर क्या है कि अन्य देश हमसे आगे निकल जाएंगे। और ये कहीं ना कहीं सत्य भी है कि जब आगे निकलेंगे, पैसा अधिक होता है, तो अधिक पैसा होना भी दूसरे के लिए या जिसके पास कम पैसा है उसके लिए खतरा होता है। क्यों खतरा होता है? कि जब अधिक पैसा होगा, टेक्नोलॉजी होगी, नए नए रिसर्च होंगे, आविष्कार होंगे, और
ये जरूरी नहीं है कि जैसी सोच भारत के लोगों की है वैसी सोच सारे दुनिया के लोगों की है, ऐसा तो नहीं है। कुछ लोग तो शक्ति का प्रयोग करते हैं, थोड़ी सी शक्ति मिल गई तो उसका प्रयोग करते हैं। तो ये भी खतरा बना रहता है कि आपको, देखिए ये भी, चाहे आपका खुद का जीवन हो या चाहे व्यक्तिगत स्तर पर सोचे चाहे देश के स्तर पर, आपको कमाना भी है, साथ में दूसरों से अपनी रक्षा भी करनी है। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है, व्यवसाय भी ज़रूरी है, पर्यावरण भी ज़रूरी है, बहुत चीज़ें ज़रूरी है। और शिक्षा के उद्देश्य में एक ये भी होता है कि जो शासन तंत्र है और नागरिक है ये अच्छा चले। ये भी शिक्षा का उद्देश्य होता है कि लोग अपने अधिकारों को जाने, अपने कर्तव्यों को जाने, शासन जो राज्य कर रहा है वो भी अपने कर्तव्यों को जाने कि हमारे क्या कर्तव्य हैं। जैसे संविधान में बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, कैसे हमको समाज की भलाई करनी है। क्योंकि जो आज के बच्चे हैं वही कभी न कभी देश के कर्णधार बनेंगे, कर्णधार तो हैं ही, पदों पर जाएंगे, नेता बनेंगे, देश पर शासन करेंगे। तो जब उनके अंदर हम शुरू में ही नैतिक विकास कर देंगे, चारित्रिक विकास कर देंगे, हर तरीके का जब विकास कर देंगे तो स्वाभाविक है कि वही जिस जिस तरीके का हम विकास करेंगे वह विकास आने वाली पीढ़ी को अवश्य मिलेगा। एक उद्देश्य राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति का उद्देश्य। शायद इस बात को अभी हमने पीछे का जो बिंदु था उसमें जब बात कर रहे थे तो ये पॉइंट निकल आया है, हो सकता थोड़ा सा अलग हो। तो आप समझ गए हैं कि राष्ट्र की आवश्यकताएं क्या हैं, राष्ट्र की आपसे अपेक्षाएं क्या हैं या आकांक्षाएं क्या हैं। तो उन सब की पूर्ति के लिए जो लक्ष्य है वो हम शिक्षा के उद्देश्य में शामिल करते हैं। इसके साथ में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को नहीं स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रायः लोग स्वीकार करते हैं कि आध्यात्मिक चेतना का जो विकास है वो भी शिक्षा के उद्देश्य में शामिल होता है। और ये बात दूसरी है कि कुछ जो राज्य हैं वो राज्य जो संचालित शिक्षा है उसमें इसके लिए प्रावधान नहीं होता है, और जिन राज्यों में होता भी है तो उनमें जो है धर्म विशेष की शिक्षा के रूप में होता है। संसार के अधिकतर लोग मनुष्य को शरीर, मन और आत्मा का योग मानते हैं। उसके शरीर और मन का विकास करना शिक्षा के सर्वप्रथम दो उद्देश्य हैं। इसके साथ वह एक सामाजिक प्राणी भी है, अतः हम कह सकते हैं कि उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और जो चारित्रिक है उसकी विकास की बात सभी करते हैं। मनुष्य की चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक, ये सब आवश्यकताएं होती हैं। और इस आवश्यकता के बीच में अगर हम आध्यात्मिक विकास की बात को छोड़ दें तो ये फिर बात समझ में नहीं आएगी, अर्थात यह बात फिर हमारी समझ से बाहर है। इसके साथ शिक्षा के कुछ अन्य भी उद्देश्य हैं जिन्हें आधुनिक उद्देश्य की श्रेणी में रखा गया है। इन पर हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।